राजधानी लखनऊ में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में आज AQI 420 तक पहुंच गया, जो अपने आप में काफी हानिकारक है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये काफी खतरनाक है, जिसके चलते बुजुर्गों ने घर से मॉर्निंग वॉक पर भी निकलना छोड़ दिया है। आपको बता दें, ठंड बढ़ने के साथ साथ लखनऊ में प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आज का दिन पिछले 7 दिनों में सबसे प्रदूषित दिन के रूप में देखा गया, जिस तरह से AQI आज 420 माइक्रोग्राम तक दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर प्रदूषित की श्रेणी में आता है। लखनऊ में प्रदूषण अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इससे उन लोगों को लगातार परेशानी हो रही है जो फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हैं। इन दिनों अस्पतालों में 10% सांस के रोगी बढ़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो एक बार फिर से खोखली नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं से प्रशासन को इस पर एक सख्त कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है और प्रशासन को जल्द से जल्द इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे लोग खुली हवा में सांस ले सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नकली खाद का हुआ है भांडाफोड़। जी हां, IG रेंज लक्ष्मी सिंह और सर्विलांस टीम की मदद से इस पूरा नकली खाद का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें लगभग 7000 बोरियां बरामद हुई हैं नकली खाद की। लखनऊ के ठाकुरगंज के बालागंज में चल रही थी नकली खाद की फैक्ट्री, जिसका खुलासा किया है IG रेंज लक्ष्मी सिंह और लखनऊ की सर्विलांस टीम ने। हालांकि IG रेंज लक्ष्मी सिंह और लखनऊ की सर्विलांस टीम ने इस पूरी खाद मामले का खुलासा कर एक बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें लगभग 7000 उर्वरकों की बोरियां बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए जिला कृषि अधिकारी OP मिश्रा ने FIR भी दर्ज करा दी। OP मिश्रा का इस पूरे मामले पे साफ कहना है कि जो लोग भी इस जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसका जो भी खुलासा होगा उसमें भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पे लखनऊ कृषि अधिकारी OP मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे, उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस बात का भी साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सूबे की राजधानी लखनऊ में इस तरह से नकली खाद का काम चल रहा है, तो लखनऊ के और राजधानी के बाकी जिलों का क्या हाल होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सहानी के साथ सैफ, R9 TV, लखनऊ। कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। बात यूपी गेट की करें तो यूपी गेट पे भी पिछले 7 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार द्वारा लाया गया काले कानूनों को वापसी नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पिछले 7 दिनों से किसान यूपी गेट के नीचे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार द्वारा किसानों के साथ वार्ता की गई। जब वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकला तो उसके बाद किसान यूपी गेट से उठकर NH9 पर जा पहुँचे और किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रूट को बंद कर दिया। आज सुबह भी किसानों ने दिल्ली से आने वाले रूट को बंद कर दिया, यानी पूरे NH9 को बंद कर दिया। गाजियाबाद प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद किसानों ने दिल्ली से आने वाले रूट को खोला और सरकार को चेतावनी दी, अगर 12 बजे तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम यहाँ से एम्बुलेंस को भी निकलने का रास्ता नहीं देंगे। पहले किसान यूपी गेट के नीचे बैठकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब सरकार द्वारा वार्ताओं में कोई किसानों के लिए निर्णय नहीं निकला, उसके बाद किसान NH9 पर आ पहुंचे। किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले NH9 को पूरी तरीके से बंद कर दिया। आज सुबह भी किसानों ने दूसरा NH9 यानी दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रूट को भी बंद कर दिया। गाजियाबाद प्रशासन के समझाने के बाद किसानों ने NH9 को खोला। किसानों का साफ तौर पर कहना है, अगर सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को अगर सरकार वापसी नहीं करती है तो हम एम्बुलेंस को भी निकलने का रास्ता नहीं देंगे। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद।
राजधानी देहरादून को जल्दी स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है, जिसको लेकर अब शासन प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है और जल्द ही राजधानी देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी उतारने की तैयारी है। देहरादून वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 30 स्मार्ट सिटी बसों को चलाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी के सीईओ और राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि योजना के तहत कुल 30 बसें चलाई जाएंगी। यदि पहले चरण का ट्रायल सफल रहेगा तो दिसंबर अंत तक करीब 11 बसें आएंगी। इसके बाद समय समय पर बसों को मंगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह बसें कई खूबियों से लैस होंगी। इन इलेक्ट्रॉनिक बसों में 26 सीटें होंगी। दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर होगा, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी तैयार किया जाएगा। एक बार चार्ज करने पर बस को 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बस में ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, साथ ही इमरजेंसी बटन और मोबाइल चार्जिंग सिस्टम समेत कई सुविधाओं से सुसज्जित ये बसें राजधानी देहरादून की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, जहां पर सड़कों को व्यवस्थित करने के साथ ही अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को भी उतारने की तैयारी की जा रही है। चार धाम में अब रेलवे लाइन का जाल बिछने जा रहा है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की तो परियोजना पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब रेल विकास निगम की ओर से चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को गति दी जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की गति तेज है। रेलवे विकास निगम के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अहम बैठक की, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रेलवे से जोड़ने के लिए लगभग 327 किलोमीटर की कुल लंबाई की 4 रेलवे लाइन अलाइनमेंट पे काम शुरू कर दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत वीरभद्र न्यू ऋषिकेश ब्लॉक सेक्शन पे काम पूरा कर चुका है। ऋषिकेश में एक आरओबी तथा एक आरयूबी भी तैयार हो चुका है। परियोजना के तहत 17 टनल के कार्यों को 10 पैकेज में बांटा गया है। लक्ष्मौली और श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर आरओबी का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। श्रीनगर, गोचर, सिवाई में रोड ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। ऋषिकेश देवप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2023 से 24 और देवप्रयाग कर्णप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2024 से 25 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। बेशक इस रेल परियोजना के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी मजबूती मिलने जा रही है। साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भी ये रेल परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ललितपुर जनपद के थाना नाराहाट अंतर्गत बरोदिया गांव में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। साथ में एक दरोगा भी घायल हुआ है। हमला ललितपुर के थाना नाराहाट के बरोदिया गांव का है, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने चीफ चंद्रशेखर का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए थे। जन्मदिन की आड़ में कार्यकर्ताओं द्वारा संत रविदास का चबूतरा निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने निर्माण रोकने वहां पहुंची। तब दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इसी के चलते वहां के ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। साथ ही 2 गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए गए। इस झड़प में 3 पुलिसकर्मियों सहित एक दरोगा घायल हुआ है। साथ ही गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। वहीं भीम आर्मी का आरोप है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे लगभग 6 महिलाएं और कुछ ग्रामीण लोग घायल हुए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने इस बात से क्षुब्ध होकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया, तो बड़ी देर तक मान मनोबल का क्रम चलता रहा। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि जो भी निर्माण किया जा रहा था वह ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने वहां रोका और पुलिस पर वहां के ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे मामला पंजीकृत कर दिया गया है। लगभग 1 सैकड़ा लोगों पर मामला पंजीकृत किया गया है। ललितपुर से R9 टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह का हुआ आगाज। मुख्य अतिथि के तौर पर जनरल BK रावत रहे मौजूद। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
कि 48 शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। खास तौर से यह हर वर्ष इसी तरह से एक सप्ताह कार्यक्रम मनाया जाता है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के नाम पर। साथ ही साथ बताना चाहेंगे बच्चों द्वारा अनेक प्रकार की एक सप्ताह तक कार्यक्रम किए जाते हैं और लास्ट दिन इन लोगों को पुरस्कृत भी किए जाते हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन 7 दिन एक सप्ताह में जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो है कि जो मुख्य अतिथि साप्ताहिक समापन समारोह के मुख्य अतिथि होते हैं उनके माध्यम से वो किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने गोरखपुर की सड़कों का डाइवर्जन किया हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रस्ट और L&T कार्यदायी संस्था के बीच अनुबंधों को पूरा कर लिया गया है, तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 100 फुट गहरे पाइलिंग के लिए देश के टॉप इंजीनियर अध्ययन कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कारसेवकपुरम में लार्सन एंड टूब्रो व टाटा कंसल्टेंट के अधिकारियों के बीच बैठक कर होने वाले अनुबंध को पूरा कर लिया गया है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग के दौरान भूमि में मिले बालू व पानी के पिलर के बीच सुरक्षित रखे जाने पर देश के टॉप इंजीनियरों के बीच अध्ययन किया जा रहा है, जिसके लिए चेन्नई, रुड़की, मुंबई व दिल्ली के टॉप इंजीनियर टेस्ट पाइलिंग की रिपोर्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। जल्द ही इनकी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं मंदिर निर्माण को लेकर कार्यशाला में भी हलचलें तेज हो गई हैं। तरासे गए पत्थरों के नाप जोख के साथ ही नंबर डाले जा रहे हैं, जिससे मंदिर निर्माण के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। मंदिर निर्माण के लिए देश के टॉप इंजीनियरों द्वारा किए जा रहे रिसर्च के रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं मंदिर निर्माण कार्य को लेकर कार्यशाला में भी हलचलें तेज हो गई हैं। तराशे गए पत्थरों की नाप जोख के साथ काउंटिंग किया जा रहा है, जिससे राम जन्मभूमि पत्थरों को पहुंचाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9। देश में रैगिंग के मामले पे भले ही कानून बन गया हो, लेकिन रैगिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बरेली से है। यहाँ पर एक छात्र ने अपने सीनियर छात्र पर रैगिंग का आरोप लगाया है। बरेली कॉलेज एक बार फिर रैगिंग के मामले को लेकर चर्चा में है। दरअसल बरेली कॉलेज के विधि विभाग के एक सीनियर छात्र पर जूनियर छात्र ने रैगिंग के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं कॉलेज की प्रॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि छात्र की शिकायत पर कॉलेज कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस को मामले से अवगत भी करा दिया गया है। जानकारी ये भी है कि छात्र की रैगिंग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीड़ित छात्र के साथ आ गई है, जिससे कॉलेज में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। बरेली कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में कॉलेज कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज कमेटी का ये कहना है कि छात्र पर आरोप अगर सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित मामले में चीफ डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। अब ये देखना होगा कि कॉलेज कमेटी और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर, R9 TV, बरेली। झांसी में MLC चुनाव को लेकर हो रही मतगणना स्थल पर जिस तरह से आज भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा और उसके बाद एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, वो वाकई शर्मनाक है। दरअसल झांसी में चल रही इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट के लिए मतगणना पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव की बढ़त ने भाजपा खेमे में हलचल पैदा करा दी, जिसको देखते हुए भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और मतगणना स्थल के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भाजपा के ऊपर दबाव बनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए वहीं धरना देना शुरू कर दिया। इसी दौरान भाजपा के एक नेता ने जबरन मतगणना स्थल में घुसने की कोशिश की, जिस पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसको रोक दिया, जिसके बाद भाजपा का नेता बौखला गया और उसने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस दौरान भाजपा ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको देखते हुए झांसी पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। झांसी पुलिस इस मामले को लेकर आरोपी नेता के ऊपर क्या कार्रवाई करती है? अमित गोयल, R9 TV, झांसी। प्रदेश के बागपत में एक रेप पीड़िता के परिजनों पर हमला करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है हमला उस वक्त हुआ जब रेप पीड़िता के परिजन गांव की एक दुकान से घर का राशन खरीद रहे थे कि तभी मौके पर आरोपी पक्ष के लोग पहुंच गए और देखते ही हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह तस्वीरें बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र की हैं, जहां पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते दिखाई दे रहे हैं और हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल बीते दिनों एक नाबालिग युवती के साथ रेप हुआ था, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई गई थी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं आरोपी पक्ष के लोगों का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है और उनके बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। कानपुर की जानी मानी बंद पड़ी लाल इमली के कर्मचारी की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं कर्मचारियों ने 100 को रख करके लाल इमली के चौराहे पर प्रदर्शन किया, जबकि निकल रहे राहगीरों ने जब उस 100 को देखा तो परिवार वालों के लिए ऊपर वाले से दुआ भी मांगी। जिसने जीते जी बंद पड़ी लाल इमली के खुलने के इंतजार कर रहा अनूप के लिए दिल्ली से आई एक खबर ने उसकी सांसों को थाम दिया और हमेशा हमेशा के लिए अनूप यादव की आंखें बंद हो गईं। जिसकी सूचना मिलते ही लाल इमली से जुड़ी सभी कमेटी और यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भीड़ अनूप यादव के घर जा पहुंची, जहां शोक संवेदना के बाद यूनियन के नेताओं ने अनूप यादव के शव को लेकर लाल इमली गेट चले गए, जहां सभी की सहमति के बाद अनूप की अर्थी को बीच सड़क पर रखते हुए जाम लगा दिया और सरकार को मृतक की बेटी और बेटे के पालन पोषण का हवाला देते हुए मुआवजे की मांग की, जिसमें उनका कहना था कि मृतक अनूप यादव लाल इमली में बतौर सेफ्टी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पिछले 28 महीनों से किसी भी प्रकार का वेतन उन्हें नहीं दिया गया। तभी बीते 3 दिसंबर 2020 की शाम को दिल्ली से आई वर्कलोड बढ़ने की सूचना ने उन्हें हैरान कर दिया, जिसका शारीरिक ऐसा दबाव पड़ा कि हार्ट अटैक पड़ने से अनूप यादव की मौत हो गई। वहीं मौके पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे और उन्होंने मांग रखी कि सरकार परिवार को मुआवजा दे और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को भी उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद शिक्षक खंड में 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगरा में शिक्षक खंड सीट पर अपना जादू नहीं दिखा सकी। निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंदी दिनेश वशिष्ठ को 2376 वोटों से मात दी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों में से 3 पर कब्जा जमाने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा का जादू आगरा खंड में नहीं चला। आगरा खंड शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के दिनेश चंद्र वशिष्ठ को 2376 वोटों से हराया है। एमएलसी चुनाव की मतगणना सादरा स्थित मंडी परिसर में गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। देर रात तक प्रथम प्रक्रिया में निर्दलीय आकाश अग्रवाल ने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश कुमार वशिष्ठ को 2113 वोटों से पछाड़ दिया। हालांकि कोई प्रत्याशी कुल मतों के 50% मत जीतने के लिए प्राप्त नहीं कर सका। शुक्रवार दोपहर को द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में एलिमिनेशन राउंड में निर्दलीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। गिनती और एलिमिनेशन राउंड के बाद 6690 मत डॉक्टर आकाश अग्रवाल को मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिनेश चंद्र वशिष्ठ को 4314 वोट मिल सके। इस तरह आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर 2376 वोटों से जीत दर्ज की है। खंड शिक्षक आगरा सीट पर वही प्रत्याशी जीत दर्ज कराता है जिसकी सत्ता हो, लेकिन इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं स्नातक सीट की बात करें तो स्नातक सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी कई वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जिसका देर शाम तक परिणाम आएगा। रामनगरी अयोध्या में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार रियल लोकेशन पर शूटिंग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरे के बाद से फिल्म हस्तियों की जो उत्तर प्रदेश में शूटिंग है रियल लोकेशंस पे, वो बढ़ती नजर आ रही है।
कुछ दिनों पहले बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु की घोषणा हुई थी। इसी हफ्ते की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे और उन्होंने वहां कई फिल्ममेकर सहित अक्षय कुमार से भी मुलाकात की थी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाए जाने पर चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि योगी से मुलाकात के दौरान अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु पर चर्चा भी की। अक्षय कुमार चाहते हैं कि उनकी फिल्म की शूटिंग अयोध्या की रियल लोकेशंस पर हो। इसके लिए वे यूपी सीएम से अनुमति चाहते थे। अक्षय का ये आइडिया योगी जी को काफी पसंद आया है। माना जा रहा है कि 20-21 की गर्मियों के आसपास से अक्षय कुमार अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग कर सकते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि राम सेतु केवल एक कल्पित कथा है या वास्तव में भगवान राम ने ही इसे बनाया था। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब राम की भूमि अयोध्या भी फिल्म शूटिंग के लिए एक अच्छी साबित हो रही है।